आपके ऊपर आरोप लगा है, बलात्कार जैसा आरोप, और वो भी इस उम्र में। इंस्टाग्राम पे तमाम तरह के वीडियो बनाना, रील्स बनाना, जो कि मुझे नहीं पसंद था। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर जनपद में। आपको आए दिन तमाम ऐसे मामले देखने को, सुनने को मिलते हैं कि परिवार में अनबन हो जाता है। अनबन को लेकर तमाम सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर उस बहू को लेकर अपने परिवार को इतने बुरे तरीके से प्रताड़ित करती हैं, जिसको लेकर तमाम सारे ऐसे लाखों केस पेंडिंग में हैं और अच्छे अच्छे परिवार की ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला है गोरखपुर का। मैं सूरजकुंड में हूँ, गोरखपुर में। मैं आपको दिखा दूँ, ये FIR पेपर है और हमारे साथ जो बगल में बैठे हैं, नाम इनका अंकित पांडे है और उनके पिताजी हैं। उनके पिताजी को मैं इसलिए अपने पास बैठाया हूँ कि इनके ऊपर भी घिनौना आरोप लगा है, बलात्कार जैसे आरोप लगे हैं 62 साल की उम्र में। आप सोच सकते हैं। ये आप FIR पेपर देख लीजिए, गौर से देखिए, और धाराएं क्या क्या धाराएं लगी हैं मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या धाराएं लगी हैं इनके ऊपर। 498A, 354 ख, 323, 506, 406 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम जैसे तमाम सारे ऐसे धाराएं हैं जो इनके ऊपर लगाई गई हैं। अंकित पांडे जी हैं। जी अंकित जी, क्या मामला है पूरा आप संक्षेप में बताइएगा, क्योंकि मैंने लगभग मामले आपके कुछ हमने बता दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा संक्षेप में मामला बताइएगा। आपकी शादी कब होती है? मेरी शादी भैया 9 फरवरी 2022 को होती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर मोहल्ले में रामकृपाल शुक्ला, जो कि एक अधिवक्ता हैं, क्रिमिनल लॉयर हैं, उनकी बेटी से सुहाना शुक्ला से अरेंज मैरिज होती है। जैसा कि सामान्य परिवार में होता है, उस तरह लड़की के आने के बाद ही से हम लोग के संबंध अच्छे नहीं थे। 2-4 दिन के बाद से ही पता चल गया। संबंध इसलिए अच्छे नहीं थे क्योंकि आने के बाद से ही उस लड़की का और उसकी माँ का, सुनीता शुक्ला, इन दोनों लोग का मोटिव ये था कि मैं किसी तरीके से अपने परिवार से अलग हो जाऊं। मतलब आए 4 दिन हुआ नहीं, ऐसी तमाम सारी बातें होने लगी। हाँ। उस परिवार से अलग हो जाऊं, उस पिता से अलग हो जाऊं, उस भाई से अलग हो जाऊं जिन्होंने 4 साल की उम्र में एक बिना माँ के बेटे को पालने का काम किया है। अपना अलग बिजनेस करूं, अपने अलग काम करूं और कहने के लिए नाम मात्र का पति बने रहें। उनको जो मनमानी करना हो, अपने परिवार के पास ज़्यादा से ज़्यादा समय रखना। हमने उनसे ये भी कहा कि अगर आपको ज़्यादा, देखिए 9 फरवरी से लेके 14 जून के बीच लगभग ये 4 महीने का कालखंड था। इस बीच वो मात्र 1.5 से 2 महीने लड़की यहाँ रही है। मैंने ये भी कहा कि अगर आपको घर जमाई की अपेक्षा थी या मुझे वहाँ रखने की अपेक्षा थी तो आपका पूरा अधिकार था, लेकिन ये चीज़ें आपको शादी के पहले प्रकाश में लानी चाहिए थी। मुझे समझ में आता तो मैं करता, नहीं आता तो नहीं करता, लेकिन मुझे अंधेरे में रख के शादी की गई और शादी के बाद मुझे अपने परिवार से दूर रखने का प्रयास किया गया। और वह एक, मैं कहने में आपसे कोई गुरेज नहीं है कि वह, उनकी माताजी और वो जो परिवार है, असामाजिक अनैतिक कार्यों में लिप्त रहने वाला परिवार है। जी हो सकता हो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो लोग, तो हो सकता है आप भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो, क्योंकि आरोप तभी सिद्ध होते हैं जब आप साबित कर पाएं। आरोप तभी जाकर सिद्ध हो सकते हैं, उनका भी आरोप हो या आपका आरोप उनके ऊपर हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और अपील करना चाह रहा हूँ, अगर मैं कोई भी शब्द गलत बोल रहा हूँ या इस जितनी भी धारा लगी हैं, अगर मैं कहीं एक में भी क्रिमिनल साबित हूँ तो मैं न्यायपालिका के हर एक दंड को भोगने के लिए तैयार हूँ अपने परिवार सहित। लेकिन अगर मैंने इस तरह के अपराध में केवल मात्र महिला होकर विक्टिम कार्ड खेलने का काम किया जाएगा, केवल अधिवक्ता अपनी वकालत की धौंस जमाकर एक सामान्य शहरी परिवार को तबाह करने का काम करेगा, तो मैं इस मामले को उच्च स्तर तक ले जाने की अपील करूंगा और अपनी बात आपके माध्यम से मैं सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। 14 जून को वो चली जाती हैं इस घर से, सामान्य विदाई करा के, मतलब उनके घर जाती हैं। तब तक ठीक था, लेकिन आप कहने शुरुआती दिनों में ही अनबन हुआ। ठीक का मतलब जैसे हम और पति पत्नी कोई चीज़ें, मैं उसको सामान्य नोक झोंक मानता रहा, लेकिन होते रहते हैं, ये तो होते रहते हैं। वो और उनकी माँ इसको सामान्य नोक झोंक नहीं मानते थे, बल्कि इन सारी चीज़ों को वो क्या कहते हैं, एक तरह से उनका ये मुद्दा था कि वो इन चीज़ों का प्रयोग करके वो मुझे अपने परिवार से दूर करने का प्रयास कर रहे थे। उनकी नज़र हमारे परिवार की एकता पे थी। अच्छा, बातचीत से ऐसा कुछ लग रहा था? बातचीत से ऐसा बिल्कुल लग रहा था। तो इस परिवार के मैंने फिर 14 जून के, आप ये FIR की कापी आप पढ़िएगा,
इसमें आप देखेंगे कि एक से एक संगीन धाराओं में संगीन चीज़ें लिखी गई हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि अगर ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी तो आप आज 6 महीने बाद 5 महीने बाद आपने ये चीज़ें संज्ञान में क्यों ले आई? तो वो तो हर व्यक्ति को शक होगा कि ये पूरी तरह से झूठ पे आधारित जो आरोप हैं हमारे परिवार पे, हमारे लोगों पे लगाए गए हैं। और अभी 18 तारीख को हमारे घर पे वकील जो है रामकृपाल शुक्ला आए थे। उन्होंने कहा भी था कि आप जानते नहीं हैं कि आपने किससे आपका पाला पड़ा है, मैं अधिवक्ता हूँ और आपका आने वाला पूरा जीवन जेल में ही जो है कटेगा। यानी आपके ससुर आपके यहाँ आए थे? मेरे यहाँ ससुर आए थे, सुनीता शुक्ला जो मेरी सास थी, और उनके चचेरे भाई लगते हैं शशिकांत शुक्ला। वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि वो लोग ज़बरदस्ती इस घर में अपनी लड़की को दोबारा मतलब रखवाने के प्रयासरत से आए थे। लेकिन जब बात उनकी बनती नहीं दिखी तो वो मुझे धमकी देने लगे कि आपको मैं न्यायालय ले चलूँगा और आपको मैं क्या कहते हैं जेल करवाऊंगा, आजीवन आपकी मतलब अब अगला जीवन जेल में ही कटेगा। आपने बताया कि जून में वो 14 जून को जी सही सलामत यहाँ से विदाई होकर जाती हैं, लेकिन फिर बीच में क्या बात बिगड़ जाती है कि आप उनको रखने के लिए नहीं तैयार होते? जब वो सही सलामत यहाँ से गई तो फिर क्या बात बिगड़ जाती है? तो उसके बाद ये था कि देखिए आप भी ससुराल जाते होंगे, अगर शादी हुई होगी ठीक, नहीं पता होगा तो देखिए जो भी व्यक्ति ससुराल जाता है अपने टाइम के हिसाब से जाता है। सामान्य तौर पे पत्नी को छोड़ के चला आता है, फिर लेने चला आता है। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे ये था कि मुझे इस तरह की बंदिश दी जाती थी कि आपको मेरे परिवार में बैठ के एक एक सदस्य को समझना है, तो यानी 4 बजे से लेके आपको 8 बजे तक रहना है वहीं पे। तो उसी तरह ये मतलब, और उनकी माँ सुनीता शुक्ला राजेंद्र नगर से रह के यहाँ के परिवार पे पूरी तरह नियंत्रण करना, फूट डालना, जैसे मतलब प्रतिदिन आप 2-2, 3-3 घंटे अपनी बेटी से बातचीत करना उनका अधिकार है, माँ का बिल्कुल अधिकार है, मुझे कोई रोक टोक नहीं। लेकिन मैंने अगर शादी करके किसी को अपने घर में लाया हूँ तो ये मैं अपने चीज़ों को अपने हिसाब से करूँगा। अगर मैं अपने हिसाब से करने का तात्पर्य है कि हमारे घर जिस तरह का कल्चर रहा हो, जिस तरह की चीज़ें रहा हो, मतलब आपके अब इनका इंस्टाग्राम पे तमाम तरह के वीडियो बनाना, रील्स बनाना, जो कि मुझे नहीं पसंद था, ये चीज़ें ये लगातार कर रही थी। और मैं मुझे लग रहा है अनबन का कारण एक ये भी है, एक ये भी आप कह सकते हैं, और ये सारी चीज़ें लगातार चलती रहती थी। तो उसके बाद उनकी माँ का हर मतलब चीज़ों में टोका टोकी करना, हमारे साथ हमेशा हमको बेइज्जत करने का प्रयास करना, हमसे मतलब कई बार उनकी बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर आपका यही नेचर रहा तो आपका मेरे से लंबा रिश्ता नहीं चल पाएगा। हम कह देखिए रिश्ता चलाना मेरी एक तरफा जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज की डेट में शादी टूटती है तो ना मेरे लिए गर्व की बात होगी, ना आपके लिए गर्व की बात होगी, लेकिन आपके परिवार के चंगुल में फंस के मैं अपना जीवन नहीं बेकार करूँगा। और अगर मेरी सास तक बात रहती तो ठीक था, लेकिन उनकी जो बेटी है सुहाना शुक्ला, यह अच्छा सा अपनी माँ के मतलब चीज़ों को ही अडाप्ट करती है, इस परिवार को अपना वो बना ही नहीं पाई, या कह सकते हैं कि पूरे मोटिव के साथ कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करना है, और क्या कहते हैं किसी को मतलब सटाना इस तरह नहीं है कि जैसे कोई रोक टोक सके कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, इस मोटिव के साथ रहना। तो 19 जून को मैं उनके घर जाता हूँ, वहाँ पे उनकी माँ सुनीता शुक्ला, उनकी बहन सुनिधि शुक्ला, उनकी मतलब ये सुहाना शुक्ला, ये लोग हमको बुलाते हैं, 2-3 घंटे मुझसे बहस करते हैं, परिवार के मुद्दों को लेके तमाम सारी बहस करते हैं। बाद में जब मेरे भाई आते हैं तो उसके बाद मैं वहाँ बना खाना छोड़ के रोते हुए उनके घर से निकलता हूँ, और घर आने के बाद अपने परिवार को, ये तो मैंने 2-4 दिन बाद ही बता दिया था कि इस शादी का बहुत भविष्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उस परिवार से आते हैं जहाँ शादी कहा जाता है ना, जन्मों जन्मों का बंधन है, बिल्कुल जी, ये चीज़ें पवित्र रिश्ता है, पवित्र रिश्ता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और कि क्या कहते हैं शादी टूट रही है या जो भी चीज़ है, तो लेकिन अगर मैं इस स्तर पे आया हूँ और घर की वो चीज़ें जो मैं आज सोशल मीडिया और आपके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप मेरी मनोवेदना को समझ सकते हैं कि केवल मैं यही प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी दबाव में, किसी भी मतलब
लोगों के दबाव में, वकील के मतलब हथकंडों में आकर एक परिवार के साथ अन्याय न हो, फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर न दर्ज कराएं। मेरे पिता जो कि 62 साल के हैं, जिनके लिए कसम खाई जा सकती है, ऐसे व्यक्ति पे अगर बलात्कार जैसी धाराओं को लगाया जाएगा तो ये मेरे और उनके लिए, अगर आज की डेट में वो सोच लें और हार्ट अटैक हो जाए, तो मैं जो केस लड़ेंगे वो तो मैं लड़ूंगा, लेकिन जो नुकसान मेरा हो जाएगा उसकी भरपाई ना देश की न्यायालय कर सकती है, ना देश का कानून कर सकता है, ना कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर इस केस में रत्ती मात्र भी सच्चाई हो तो आप फिर वीडियो बना के खंडन करना कि ये लड़का झूठ बोल रहा था, इसका परिवार अपराधी है, और क्या कहते हैं, इसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी ज़रूर, इस चीज़ को ये मानने को तैयार है, जितनी भी धाराएं लगी हैं, अगर इसमें ये आरोपी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर न्यायालय सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अब बड़ी चीज़ ये है कि 62 साल उम्र है, और आपकी माँ का देहांत कब, 1996। कितनी उम्र रही आपके पिताजी कुछ समय? 32-33 साल। 32-33 साल। इनके पिताजी हैं, 32-33 साल की उम्र में इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है, लेकिन फिर भी ये दूसरी शादी नहीं करते। लेकिन आज के समय में या पहले के समय में भी तमाम अगर इतनी उम्र रहती तो लोग दूसरी शादी भी कर लेते, लेकिन इन्होंने शादी नहीं किया और माँ और बाप दोनों बनकर अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाए। लेकिन सोचिए कि इतने समय के बीच इनके साथ अच्छा खासा चला, इनका समय कुछ नहीं दिक्कत हुई, कुछ समस्याएं नहीं हुई, लेकिन 62 साल की उम्र होते इस समय इनके ऊपर एक घिनौना आरोप लगा है बलात्कार का। आप सोच सकते हैं, नाम क्या हुआ आपका? गिरीश चंद पांडे। गिरीश चंद पांडे। आपके ऊपर आरोप लगा है बलात्कार जैसा आरोप, और वो भी इस उम्र में। आप शिक्षक रहे और तमाम सारी लड़कियों को आपने अब तक शिक्षा दिया। जैसा कि सुनने में आया कि आप इस क्षेत्र के लोग आपको जानते भी हैं कि आप कैसे व्यक्तित्व के इंसान हैं, लेकिन आपके ऊपर इस तरीके का आरोप लग रहा है। अगर मैं कहूं कि अगर ये आरोप सिद्ध हो जाता कि आप आरोपी पाए जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं शिक्षक समाज को किस नज़रिए से लोग देखेंगे, ये समाज किस नज़रिए से देखेगा? बहुत गंदे नज़रिए से देखेगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये मैं आपको बताऊं कि 32 साल की उम्र में पत्नी के मरने के बाद हम इन दोनों बच्चों को, ये बच्चा मेरा छोटा अंकित पांडे 4 साल का था, बड़ा वाला 12-13 साल का था। बहुत से लोगों ने सामाजिक दबाव डाला और मेरी हैसियत थी कि मैं दोबारा शादी कर सकता था, लेकिन हमने कहा हम एक सामाजिक प्राणी हैं, बच्चों औलाद के लिए शादी होती, हमने शादी किया नहीं। और अपनी नौकरी, उस समय हमारी नौकरियां भी बड़ी अच्छी अच्छी लग रही थी, डिग्री कॉलेज में लग रहा था, इंटरमीडिएट कॉलेज में लग रहा था, लेकिन हमने कहीं नहीं गया, केवल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया अपने बच्चों को पालने के लिए। सुबह गरीब बच्चों को मैं निःशुल्क अपने घर पर बुला के पढ़ाता था और अच्छे फैमिलियों में जाके पढ़ाता था। कहीं कहीं अपने बच्चे को लेके भी जाता था, 4 साल का बच्चा कौन पालेगा, तो वहाँ के घर के लोग संभालते भी थे। ये काम मैंने किया और बड़ी 30-32 साल 35 साल हो गया मुझे शिक्षा जगत में पढ़ाते, और ये लोग बड़े हुए तो मैंने वो विद्यालय डाला गांव की ओर कि एक शिक्षा का माहौल गांव में चलना चाहिए। अब आज की डेट में मुझे कल शाम को पता चलता है कि एक बहू जो बेटी होती है मेरे ऊपर बलात्कार का आरोप लगाती है, वो नहीं लगाकर उसका बाप लगाता है। एक पिता अपनी बेटी के ऊपर अगर ये बलात्कार का आरोप लगाता है या करता है, कितनी शर्मनाक बात समाज के लिए है। मेरे लिए तो इतनी शर्मनाक है कि मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक आज की डेट में नहीं रह गया हूँ। इसीलिए मैंने मीडिया के माध्यम से ये बात डाला, ताकि हमारे जानने वाले, जिस फैमिली मैंने पढ़ाया, अगर हमको सज़ा होती है, कोई बात होती है, पुलिस पकड़ के ले जाती है, कम से कम इतना तो अपने वो कह सकते हैं कि सर हमारे ऐसे नहीं है। तो अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं कि आप ऐसा कुछ है, ऐसा होता तो मुझे 20 सड़क में गोलघर में खड़ा करके गोली मार दिया जाए, गोली मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं अगर मैं आरोपी हूँ। लेकिन अगर मैं आरोपी नहीं हूँ तो ये आरोप लगाने वाले को न्यायपालिका जो सज़ा देना चाहे वो अपने हिसाब से दे, लेकिन हमारा न्याय ऊपर से होगा और इसका न्याय भगवान करेंगे। हमें इस पर पूरा विश्वास है कि न्यायपालिका भी भगवान का दूसरा रूप होती है और भगवान उस चीज़ को करेगा, और न्यायपालिका जो भी सज़ा देती है अगर ये सिद्ध होता है तो हम उसको लेने को तैयार हैं। लेकिन ये बेबुनियाद है, ये सिद्ध होने का मुझे अपने ऊपर विश्वास है। मैं ये काम कभी करना होता तो मैं 32 साल की उम्र में शादी नहीं कर लेता, और मैं चरित्रहीन तो था, आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता था। एक भी व्यक्ति गोरखपुर का या कहीं भी हिंदुस्तान का मेरी उंगली आज तक
कभी न उठाया है। अगर कोई उठाया हो तो कोई बता दे कि मेरे ऊपर कोई आरोप भी लगा है। और आज इस उम्र में लगाया जाता है कि मेरे परिवार को कोई भी हानि होती है तो ये सब रामकृपाल शुक्ला के पूरे परिवार की जिम्मेदारी, यही मैं आज कहना चाहूँगा। और यह चूँकि योगी जी का शहर है, योगी जी आज अपराध मुक्त देश बना रहे हैं और वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, योगी जी के आने के बाद अपराध मुक्त हुआ है। लेकिन हमारे जैसे आदमी के ऊपर यही 1.5 किलोमीटर पे लगाया जा रहा है। मैं योगी जी से और जितने जनप्रतिनिधि नेता हैं सबसे मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, मैं भी गोरखपुर में एक बार इलेक्शन भी लड़ा हूँ, समाज के लिए पढ़ाया भी लोगों को, लेकिन हमारे ऊपर ऐसा आरोप, मैं तब से बहुत दुखी हूँ। भगवान न करे मुझे कुछ हो जाए, कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक शिक्षक खुद अपने में सक्षम होता है। इसका न्यायपालिका जो भी निर्णय देगी हमें मंजूर है और होना चाहिए। बिल्कुल, इतने सारे आरोप लग रहे हैं, जिस आरोप को लेकर ये लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर ये सारे आरोप सिद्ध होते हैं तो जो भी न्यायालय इन्हें सज़ा देगी उस चीज़ के लिए ये लोग तैयार हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि हम गोरखपुर में हैं और योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके साख की बात है कि अगर किसी निर्दोष को इस तरीके से अगर सज़ा मिलेगी, जो अब तक मान प्रतिष्ठा सम्मान के साथ अपना पूरा जीवन बिताया, 62 साल की उम्र बिता दी, लेकिन इस उम्र में आकर इनके ऊपर अगर ऐसे आरोप लगते हैं, अगर निर्दोष रहते हुए भी इनको सज़ा मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर कानून बना है, संविधान बना है, तो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये बड़ी चीज़ें होती है। और मेरा भी निवेदन यही रहेगा, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हों या डीएम, एसपी, एसएसपी जो भी हों, और ये इनके थाने के भी जो भी अधिकारी हों, उनसे मेरा यही निवेदन रहेगा कि विवेचना करने के उपरांत जो भी दोषी हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगला पक्ष भी अपनी बात रख सकता है, मैं ये पुष्टि नहीं करता कि ये लोग निर्दोष हैं। पुष्टि तो तब होगी जब कानून अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा, उसके बाद जो भी आरोपी होगा। लेकिन आरोपी जो भी हो, जो भी अगर इनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, तो जो भी जिसने भी गलत आरोप लगाया है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ और अपने संविधान, अपने कानून के ऊपर यही हमारी उम्मीदें होती हैं, क्योंकि न्यायालय ही जो भी करेगा वो सही करेगा, ये उम्मीदें यही होती हैं। धन्यवाद।